अच्छा जी, इट्स मई जून 2025 पेपर वन वेरिएबल वन, 1.25 घंटे का पेपर है। लेट्स स्टार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन, विच क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी? बताने की जरूरत नहीं है, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नंबर टू, फोर स्टूडेंट्स ए बी सी डी have completed an experiment to determine the acceleration of free fall g. Each student repeated the experiment 3 times. The determined value of g are shown in the table. Which set of the results has a high precision? किस सेट ऑफ रिजल्ट में हाई प्रिसीजन है और किस में लो एक्यूरेसी है? हाई प्रिसीजन का मतलब होता है आपस में वैल्यूज कितनी क्लोज हैं एक दूसरे से। तो भाई कौन कौन सी वैल्यू क्लोज है? ए में देखो ये 3 एक्सपेरिमेंट है तो वैल्यूज ही क्लोज नहीं है। 7.2, 9.4, 8.3 अलग अलग वैल्यूज हैं, ये क्लोज ही नहीं है। दूसरे में देखो 9.5, 9.8, 10.2, ठीक है, ये भी कह सकते हो कि ये भी क्लोज है, ठीक है, ये भी प्रीसाइज है लेकिन बहुत ज्यादा प्रीसाइज नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब 9.8, 9.8, 9. these are very close, ये हाईली प्रिसाइज वैल्यूज हैं। पर 10.1, 10.2, 10.1 ये भी हाईली प्रिसाइज है क्योंकि वैल्यूज क्लोज हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, क्या ये एक्यूरेट है? ठीक है। अब क्या ये एक्यूरेट है, इसके लिए हमें एक्चुअल वैल्यू है 9.8। अगर सिग्निफिकेंट फिगर में रखूं, डेसिमल प्लेस 1 रखूं तो 9.8 चलो ले लो। तो इस 9.8 ये एक्यूरेट वैल्यू है। इसके करीब करीब कौन सी वैल्यूज है? ठीक है, तो इसके करीब ये वाली वैल्यूज है। इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यूज प्रिसीजन में भी हाई है, इनकी हाई प्रिसीजन है, हाईली प्रिसाइज है। और हाईली प्रिसाइज होने के साथ साथ ये हाईली एक्यूरेट भी है क्योंकि 9.8 के करीब है, एक्यूरेट है। आ रही बात समझ में? तो हमें तो लो एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, तो अब वो ढूंढो जो हाई प्रिसीजन हो और लो एक्यूरेसी हो। तो भाई इनमें हाई प्रिसीजन है और लो एक्यूरेसी है क्योंकि ये 9.8 से दूर है। तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर होगा वो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलो। द डायमीटर ऑफ अ बॉल, द डायमीटर ऑफ अ बॉल is measured as 5.26 plus minus 0.02 सेंटीमीटर। अच्छा, ये क्या दिया हुआ है? ये डी की वैल्यू दी है। ये क्या दिया हुआ है? ये डेल्टा डी दिया हुआ है प्लस माइनस। ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डायमीटर में गिवन है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम ऑफ द बॉल? अच्छा जी, जाहिर है बॉल है तो स्फेरिकल शेप की होगी, अंडरस्टूड है। स्फेरिकल शेप का जो भी वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर मैं आर की जगह t/2 का क्यूब कर दूं तो ये वैल्यू रिड्यूस होके आ जाती है पाई/6 डी क्यूब। क्लियर है? अब जरा सुनते चले जाइए। सबसे पहले तो वॉल्यूम निकाल के साइड कर लीजिए। सो अगर मैं पाई/6 इंटू डायमीटर रखता हूँ, ठीक है, आप लोग भी निकाल सकते हैं भाई, आप लोग को पाबंदी नहीं है। पाई/6 इंटू डी, डायमीटर कितना है? 5.26 का होल क्यूब। तो ये वैल्यू आती है, ठीक है, इंटू 5.26 का क्यूब, तो ये आती है 76.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम। क्लियर? अब अनसर्टेनिटी की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ता है? डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी। क्यों? क्योंकि ये है फॉर्मूला। पाई को भी नहीं लेंगे, 6 को भी नहीं लेंगे, सिर्फ वी को लेंगे और डी क्यूब को लेंगे। सो वी के लिए डेल्टा वी अपॉन वी लिखा, डी के लिए डेल्टा डी अपॉन डी लिखा, और जो उसकी पावर थी वो बराबर में उतार दी। क्लियर है? अब हमें निकालनी है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वी, वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में यानी ये चीज निकालना है। तो उसके लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो भाई। तो फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 3 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी होल मल्टीप्लाई बाई वी। चलो भाई, 3 क्या है? 3 आ गया। डेल्टा डी कितना है? 0.02 डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू 5.26 मल्टीप्लाई बाई वी की वैल्यू 76.2। चलो भैया कराओ मल्टीप्लाई। 0.87। 0.87, जबरदस्त। 0.869 करके आंसर आ रहा होगा, राउंड ऑफ करो 0.87 बनेगा। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर है। सबको समझ आ गया? कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो? ठीक है, मैं तेज तेज चलने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना चल सकते हैं चलेंगे। नेक्स्ट, टू वेक्टर्स एक्स एंड वाई आर शोन। ठीक है, चलो भाई, वो कह रहा है कि व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। देखो भाई, पहला वेक्टर यूं है, हेड टू टेल रूल। दूसरा वेक्टर यूं है, तो भाई तीसरा वेक्टर जो होगा वो राइट साइड पर होगा ना, एक्स प्लस वाई। तो अगर रिजल्टेंट लिखूं तो रिजल्टेंट होगा एक्स प्लस वाई, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन राइट साइड पर है। ठीक है, तो राइट साइड पे तुम देखो एक्स प्लस वाई में, तो ए और बी में ऑप्शन है, सी और डी तो हटा दो, लेफ्ट साइड है। ठीक है, सी और डी हटा दो। अब आओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? वो कह रहा है एक्स माइनस वाई। अब माइनस वाई है तो इसके लिए वाई का डायरेक्शन पलटो। वाई का डायरेक्शन जो इधर है, अब वाई की डायरेक्शन यूं कर दो।
ठीक है, y की डायरेक्शन यूं कर दो, ऐसे कर दो ऊपर की तरफ, तो y की डायरेक्शन फ्लिप कर दो। जैसे ही तुम y की डायरेक्शन फ्लिप करोगे तो अब ये बन जाएगा माइनस वाई। क्लियर है? अब इस माइनस वाई को यहाँ से उठा के यहाँ लगाओ। ठीक है, अब अगर तुम रिजल्टेंट लगा तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी भाई? ऊपर की तरफ। हेड टू टेल रूल ऐसे ही लगता है ना, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर रिजल्टेंट अपवर्ड, तो लगाओ हेड टू टेल रूल, रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? अपवर्ड जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है, x प्लस माइनस वाई के। इज दैट क्लियर? सो ये आ जाएगा x माइनस वाई, तो x माइनस वाई ये r के बराबर है, और इसमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा? अपवर्ड होगी, ऊपर। सो इस हिसाब से बी करेक्ट आंसर है, ए बी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ रही है बात? बोलो, आ रही है? जी नेक्स्ट, सर। a ball is projected vertically downward with an initial velocity of 20 meter per second. Air resistance is negligible, but is the displacement from its initial position after the ball of the ball after time of 1.5. अच्छा जी, सो आपके पास फॉर्मूला है, क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, यानी h पूछ रहा है वर्टिकली है इतने टाइम के बाद। सो देखिए, आपके पास फॉर्मूला है h इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ, ठीक है, ए टी स्क्वायर, ये इस्तेमाल करते हैं आप फॉर्मूला। क्लियर? आ रही बात समझ में? जब आप वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहे हैं तो देखिए, तो आप वर्टिकली जहां से भी डाउनवर्ड जा रहे हैं, आई डोंट केयर, कहीं से भी आप डाउनवर्ड जाए, फर्क ही नहीं पड़ता इससे। ठीक है, ठीक है, आप जा रहे हैं, ठीक है, अब आप अपवर्ड चीजें पॉजिटिव है, डाउनवर्ड नेगेटिव है, यानी अपवर्ड फिजिकल क्वांटिटी पॉजिटिव, डाउनवर्ड जो है वो नेगेटिव, याद रखिएगा, खुद ही आएगा देखिएगा। और ये टाइम एक्सिस है, आप इधर से नीचे जा रहे हो, तो देखिए, ठीक है, और वेलोसिटी का भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस केस के अंदर आप जब वैल्यूज लेंगे तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव जाएगा, तो दिस वुड बी -20 इंटू 1.5 प्लस 1/2 इंटू ये ए क्या है? वर्टिकल एक्सेलरेशन, जी की वैल्यू है, नेगेटिव लेंगे आप। ठीक है, नेगेटिव लेने का मतलब है -9.81 मल्टीप्लाई बाई 1.5 का स्क्वायर। एच की वैल्यू आएगी माइनस में, क्योंकि आप यहाँ से नीचे जा रहे हैं, उस नेगेटिव को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में नेगेटिव है ही नहीं, तो नेगेटिव को इग्नोर कर दें आप डायरेक्टली। जब आप सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को, तो आपके पास आएगा -20 इंटू 1.5 माइनस का 9 इसका 4.905 इंटू 1.5 का स्क्वायर, ये वैल्यू बनेगी माइनस का 41.036, तो वो तो 41 पे राउंड ऑफ होगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? और आप ग्राफिकली चल रहे हैं इसलिए नेगेटिव साइन है। ठीक है, और अगर कोई बच्चा ग्राफिकली नहीं चलना चाहता तो वो सारी वैल्यू पॉजिटिव में रखे, वो यू को भी पॉजिटिव रखे, वो जी की वैल्यू भी पॉजिटिव रखे, वो ऐसे चले, तो उसका आंसर भी सही आएगा। इज दैट क्लियर? दूसरा मेथड भी कर सकते हैं, ये वाला मेथड भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है इसमें तो मुझसे पूछ ले, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, a surveyor device emit a pulse of the light. The light is reflected from a wall 150 मीटर अवे। ठीक है, लाइट जो है वो वॉल से टकरा के वापस आ रही है, जो कि 150 मीटर अवे है। What is the total time taken for a pulse to travel from the device to the wall and then back to the device? भाई ये डिवाइस है, ठीक है, डिवाइस से ये गई और टकरा के वापस आ रही। ठीक है, तो ये जो गई है जाते वक्त, ये वापस आते वक्त, और ये वॉल है। सो ये जो डिस्टेंस है 150 मीटर। ठीक है, अब टाइम जाने आने का हमने निकालना है ट्वाइस, तो पहले तो टी निकालना है, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस 150 मीटर है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसकी स्पीड सी होती है, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ है। ठीक है, अब ये कर लें, तो 150 डिवाइडेड बाई 3 एक्सपोनेंट ए, ये वैल्यू आती है 5 एक्सपोनेंट -7 सेकेंड। तो अगर इस टाइम को ट्वाइस कर दूं, 2t कर दूं, तो ये हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट -6, जो कि बनता है 1 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, डी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बेटा? आ रही बात समझ? नेक्स्ट चलते हैं, लेट्स डू इट। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, आप लोग मार्क स्कीम, जब मैं पेपर कर रहा हूँ तो आप लोग मार्क स्कीम जरूर रख के बैठे हैं, जब मैं बोलूँ मार्क स्कीम देखने को तो आप लोग जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि आप क्रॉस चेक कर लें आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है
कि which equation of uniformly accelerated motion can be derived using only the gradient of velocity time graph. ठीक है भाई, अच्छा भाई देख लेते हैं, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट देख लेते हैं, कौन सी इक्वेशन होगी, ठीक है, ये टाइम है, मैं और कुछ नहीं बता रहा, लेट्स सी यहां से ये इक्वेशन आ रही है, सो देखें ये हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे कहीं पे लेट्स से इसकी हो जाएगी ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, सो ये टाइम, ठीक है, ये टाइम आपका टी हो जाएगा, ठीक है, इसको कैप यार इसको कोई और टी लिख दो, इसको 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 कोई कैपिटल, हालांकि कैपिटल टी से हम पीरियड रिप्रेजेंट करते हैं, बट एनीवे ठीक है, जाने दो। अच्छा, अब ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, दिस वुड बी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब इसका अगर मैं ग्रेडियंट निकालूं तो ग्रेडियंट मुझे क्या देगा, ठीक है, तो देखो ग्रेडियंट मुझे क्या देगा, ग्रेडियंट क्या देगा, राइज अपॉन रन, राइज क्या होगा v माइनस यू, और रन क्या होगा ये 0, तो t माइनस 0, ठीक है, तो ये मुझे क्या देगा, ऑब्वियसली एक्सेलेरेशन देगा, तो v माइनस यू अपॉन टी, सही करो, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू और यू इज इक्वल टू वी प्लस ए टी, सी करेक्ट आंसर है। समझ में आ रही है बात क्या, वो कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड horizontally from a table at time t is equal to 0, the ball falls in a uniform gravitational field, air distance is negligible, graph p q r and s are the velocity time graph, which graph represent the horizontal and vertical component of the velocity of the object, ठीक है। जब बॉल को आपने यूं फेंका, ऐसे फेंका, बॉल यूं ऐसे जा रही है, यूं जा रही है, ऐसे जा रही है, तो शुरू से लेकर आखिर तक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन सेम, तो दिस इज फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आ रही बात समझ में, एक बात। दूसरा, इफ यू टॉक अबाउट द वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है हमारा, क्यू है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए क्यू वाला, ये सी और डी तो आपके क्या है, आ रही बात समझ में। अब वर्टिकल कंपोनेंट में एक बात है, वर्टिकल कंपोनेंट का जो ग्राफ होता है ना, वो हमारा नेगेटिव ग्रेडियंट पे हम लेते हैं, नेगेटिव ग्रेडियंट इसलिए लेते हैं क्योंकि देखो उसकी वजह ये कि हम जब बॉल, उसकी वजह ये कि हमारा जो ग्राफ है, हम डाउनवर्ड मोशन को जो है, जो डाउनवर्ड जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो भी डाउनवर्ड मोशन है उसको हम नेगेटिव में ले रहे होते हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डाउनवर्ड मोशन को पॉजिटिव कंसीडर किया है। एक्चुअल में जो ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को देखो, वो ग्राफ कैसा बनता है, हॉरिजॉन्टल मोशन का तो बना दिया, वर्टिकल मोशन का जो ग्राफ बनता है ना, ठीक है, कि जब एक बॉल यूं ऐसे गिर रही है, यूं ऐसे गिर रही है, इस तरह से गिर रही है, ये गिर रही है, सो यहाँ जो वर्टिकल मोशन का, तो इनिशियली देखो इस पॉइंट के ऊपर जो इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वो 0, आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी अपनी हाइट निकाल रहा है, तो यहाँ पर जाके ये नेगेटिव में होता है, ठीक है, हम नेगेटिव में डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ले रहे हैं, इसलिए तुम देखो वेलोसिटी यहाँ पर हमारी पास क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ बनाते ना, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है, ये इसका जो भी ग्राफ है, साइड फेज है ना, इफ यू सी, ये साइड फेज का ग्राफ है। अच्छा, साइड फेज का ग्राफ अगर आपको याद हो, ठीक है, मैंने आपको साइड फेज का भी ग्राफ बताया था, ठीक है, याद करो, एक दफा दिखा देता हूं यार, टाइम सेव हो जाएगा, इधर आओ, ठीक है, इधर आओ गाइस, डू यू रिमेंबर, ठीक है, इधर देखो, ये साइड फेज है, ये वाला ग्राफ है, इसका करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में चारों में से एक ऑप्शन भी नहीं है इसका। उसकी वजह है कि हमने डाउनवर्ड वेलोसिटी को नेगेटिव और अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है, उसने क्वेश्चन के अंदर डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया। सर आपको कैसे पता, आप ने पेपर थोड़ी बनाया है, आपको कैसे पता, पता है मुझे, कैसे पता, ग्राफ देख के पता है। इस ग्राफ को, यानी ये वाला जो ग्राफ था, इसको फ्लिप करके उसने ऊपर बना दिया। तो फ्लिप कब होता है ग्राफ, जब डाउनवर्ड नेगेटिव और हो, उसको आप फ्लिप करके डाउनवर्ड को पॉजिटिव, अपवर्ड को नेगेटिव कर दो, तो अब ग्राफ नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ जाएगा, उसने ये किया। सर आपको कैसे पता, ये रहा ऑप्शन, ये रहा ए ऑप्शन, खत्म हो गई बात। तो ये जो ग्राफ है, ये वर्टिकल मोशन का है, समझ में आई, सो कीज फॉर वर्टिकल मोशन, तो ए करेक्ट आंसर है,
आ रही बात समझ? ठीक है, हो सकता है साइन कन्वेंशन आप चेंज कर देना। व्हाट इज ऑलवेज कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन? ठीक है, इलास्टिक उसमें क्या, इलास्टिक कोलिजन में क्या कंजर्व होगा? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व। ठीक है, पी पे आप आंसर करें, आपको भी पता है काइनेटिक एनर्जी का ही डिफरेंस होता है और क्या, मोमेंटम तो दोनों में ही होता है, इलास्टिक एंड इलास्टिक दोनों में कंजर्व होता है, प्रोवाइडेड कि हमारे पास इम्पैक्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 10, a firework travels vertically upward in an air, gases are pushed vertically downward from the firework, several forces that act on the firework, ठीक है, and gases are shown। क्लियर हो गई बात? अच्छा भाई देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि विच फोर्सेज आर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एयर। बहुत अच्छा सवाल है। एक तो पहला तो कि ये थ्रस्ट है, ये इंजन लगा रहा है, इंजन किस पे फोर्स लगा रहा है? ठीक है भाई, इंजन जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, वो गैसेस को, यानी जो अंदर फ्यूल है उन सबको ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है, इंजन हवा पे फोर्स नहीं लगा रहा, इंजन जो फोर्स लगा रहा है वो इस मास पे लगा रहा है। मास में अंदर क्या है? वो में अंदर जाहिर है गैसेस हैं, मतलब वो फ्यूल है, फ्यूल है, ठीक है, जो बर्न आउट हो रहा है, तो फ्यूल पे या इस रॉकेट पर ये अपवर्ड फोर्स लगा रहा है थ्रस्ट। बदले में, बदले में वो जो आपकी जो गैसेस हैं वो 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 फोर्स लगा रही हैं इस इंजन के ऊपर और वो डाउनवर्ड मूव करने की कोशिश कर रही हैं। आ रही बात समझ में? जी भाई, क्लियर है नहीं क्लियर है? सो थ्रस्ट, फिर समझ लो, थ्रस्ट ऑफ द इंजन फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर? इस पूरे मटेरियल के ऊपर, और बदले में मटेरियल और उसके अंदर जो भी है गैसेस हैं वो अब डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है। दोनों एक दूसरे की अपोजिट है, इक्वल है, सेम मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है, सेम टाइप की फोर्सेस हैं। वेट के साथ कभी भी थ्रस्ट सेम टाइप की फोर्स नहीं बनेगी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल नहीं है। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस ऑल्दो के कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन लेकिन इन दोनों का पेयर नहीं बनेगा कि ये दोनों फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं। थ्रस्ट भी इस मशीन पे लग रहा है और एयर रेजिस्टेंस भी इसी मशीन पे लग रहा है, सेम टाइप पे लग रहा है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। वेट क्यों नहीं हो सकता? वेट इसलिए नहीं हो सकता कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका टाइप डिफरेंट है। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस क्यों नहीं हो सकता? एयर रेजिस्टेंस सेम ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, यानी इसी रॉकेट पर थ्रस्ट लग रहा है, इसी रॉकेट पर एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, दोनों को इग्नोर करेंगे। सो आप अल्टीमेटली जो आपका आंसर बनेगा वो सी बनेगा, फोर्सेस ऑन गैस। ये सॉरी, ये और ये आपस में पेयर बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, टू ब्लॉक्स के एंड एल साइड्स slides towards each other along a horizontal frictionless surface. The diagram shows the momentum of the two blocks just before they collide. भाई देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। During the collision, blocks are in contact with each other for a time of this delta t. After collision, the blocks separate and block L moves back along its original path. ठीक है, ये जा रहा है back along its original path। अच्छा भाई, with the momentum of 0.12 kg per meter cube। ठीक है, पर सॉरी kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक L by K ड्यूरिंग द कोलिजन? ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम कर लेते हैं, लेकिन अब चेंज इन मोमेंटम किसका, इसका कि इसका? आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इसके मोमेंटम के लिए फाइनल मोमेंटम तो है ही नहीं, इसका फाइनल भी इनिशियल भी है, तो इसका चेंज इन मोमेंटम को इसके टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट से डिवाइड कर दें, तो वो फोर्स आ जाएगी जो इसने इस पे लगाई, वो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन होगी उस फोर्स के जो ये इस पे लगाएगा। ठीक है, आ रही बस? तो के की फोर्स आपने निकालनी है, तो आप के को छोड़ दें, आप इसकी फोर्स लगा दें, निकाल दें जो इस पे लग रही है, वो फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगी और सेम मैग्नीट्यूड की होंगी, जान छुड़ जाएगी आपकी, खत्म। तो आइए सिर्फ इसी को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है भाई? इस वाले को आप प्लस कर दें, इसको माइनस, इसको आप फाइनल कर दें, इसको आप इनिशियल कर दें, जिंदगी आसान कर लें। अब आप बोलेंगे नहीं जी सर ऐसा कैसे हो सकता है, इनिशियल तो वो थी। अच्छा भाई वैसे कर लो यार, इसको इनिशियल कर लो, इसको फाइनल, फाइनल कर दिया तो फिर एक काम और कर लो,
ठीक है, वो काम ये करो कि फाइनल वाले का पॉजिटिव साइन कर लो, इनिशियल का नेगेटिव, जिंदगी आसान करो अपनी, ठीक है, वरना नेगेटिव साइन आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। आओ, सो रिजल्टेंट फोर्स, तो वो फोर्स है जो एल ऑन के पे लगा रहा है, ठीक है, ठीक है, एल ऑन के पे लगा रहा है लेफ्टवर्ड, वो फोर्स होगी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल 0.12 माइनस माइनस का 0.46, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो आपके पास है टाइम है वो 0.04084, ठीक है जी। भाई कौन आंसर बताएगा? 6.9. 6.9 इंटू, बस 6.9. तो ये 6.9 फोर्स आ गई। अब ये 6.9 जो फोर्स आई है वो है जो एल ने के पे लगाई, तो के ने एल पे कितनी लगाई, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इक्वल एंड अपोजिट 6.9, यही आंसर होगा, खत्म, ठीक है, आगे चलें, सही है ना बच्चों, आया समझ, ठीक है, आगे चलते हैं। समझ आ गया। लियोनार्डो लियोनार्डो दा विंसी होगा भाई, मैं तो लियोनार्डो डी कैप्रियो पढ़ रहा था भाई माय फेवरेट एक्टर यार। Leonardo da Vinci proposed a flying machine that would work like a screw to lift the pilot into the air. The screw is rotated by the pilot. The machine and the pilot together have a total mass of 120 kg. Okay. Which useful output power must the pilot provide to move vertically upwards at a constant speed of 2.5 meter per तरीके से देखिए, फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, प्लस एफ वी, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ये पावर की जगह पावर समझिए, ये क्या है, ये हम थ्रस्ट ऑफ द इंजन लेते हैं, वो घुमा रहा होगा ना अपने हाथों से, तो ये थ्रस्ट ऑफ द इंजन कर दो उसको, फोर्स इज इक्वल टू थ्रस्ट इनटू वेलोसिटी, ये फार्मूला पता है पावर का? जी पता है फार्मूला, ठीक है, गुड। अब ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा जीरो, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, बोल रहा है ना वो कांस्टेंट स्पीड है, तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब आपके पास बचा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, तो देखो अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है तो ये हो जाएगा mg इंटू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, क्लियर है, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, ये वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी, प्लस ये एफ वी हो जाएगा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू वेलोसिटी है। अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा इस वाले से, जरा ध्यान रखना, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इससे सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट हमारा बन जाएगा वर्टिकल वेलोसिटी वी वी, ठीक है। सो अब आप बेटा इधर देखिए, तो इन दोनों में से आप कॉमन लीजिए, ठीक है, आपके पास क्या बचेगा v, ये क्या है बताइए, जवाब दीजिए, ये क्या है, एफ टी एच क्या है, ये वो थ्रस्ट है या वो फोर्स है जो वो अपने हाथ से लगा रहा है, फॉरवर्ड फोर्स या अपवर्ड फोर्स, ठीक है, रेजिस्टेंस हमेशा मोशन के अगेंस्ट होता है, ये बैकवर्ड होगा, इन दोनों का डिफरेंस बनाता है रिजल्टेंट फोर्स, समझ आई, तो ये होगी रिजल्टेंट इनटू वेलोसिटी, रिजल्टेंट को अगर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं ना रिजल्टेंट फोर्स को, उसमें जो पावर आती है वो होती है यूजफुल पावर, तो अब आपकी जो पावर पीछे थी ना वो पावर अब आपकी बनेगी यूजफुल, सही है, ये यूजफुल पावर कहलाती है, क्लियर है। अब ये यूजफुल पावर बराबर है किसके, एम जी और साथ में वी वी के, इसको सॉल्व करेंगे तो ये यूजफुल पावर आएगी, ये यूजफुल पावर में दो फोर्सेस ऑलरेडी डिफरेंस लिया जा चुका है, फ्रिक्शन फोर्स आ चुकी है इसमें, ये मैं बताया था पढ़ाते वक्त जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था, सही है, आ रही बात समझ में। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला रखिए, वैल्यू रखिए, m की वैल्यू 120 इंटू 9.81 मल्टीप्लाई बाई v की रखें 2.5, 2943 आपका आंसर है, राउंड ऑफ करके 2900 पे टू सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आएगा, क्लियर है, ठीक है। which would describe the pair of the forces, ठीक है, that forms a couple, ठीक है, आओ जरा इसको देखते हैं, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, अपोजिट होंगी, बिल्कुल होंगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस अपोजिट होंगी, सेम नहीं होंगी, अपोजिट डायरेक्शन होंगी। अच्छा, व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी सेम, ठीक है, इक्वल होगा, तो इस हिसाब से बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अब क्या कह रहे हैं, यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ वेट, ठीक है,
25.0 न्यूटन इज सस्पेंडेड, ठीक है, फ्रॉम अ न्यूटन मीटर, द सिलेंडर इज यूजुअली सबमर्ज्ड इन वाटर, द रीडिंग ऑन द न्यूटन मीटर इज 10, ठीक है, टेंशन की वैल्यू 10.0 न्यूटन है और वेट नीचे है, ठीक है, वेट 25 है तो वेट माइनस टेंशन अब थ्रस्ट होगा, सो 25 माइनस 10 करूंगा तो ये 15 न्यूटन का अब थ्रस्ट आएगा। अब अगला सवाल, द वाटर इज डिस्प्लेस्ड बाय द लिक्विड बाय विद अ डेंसिटी 10% ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, जब उसको रिप्लेस किया गया तो डेंसिटी ऑफ जो जो भी नया वो न्यू लिक्विड लेकर आया उसको कह दो उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से 10% ज्यादा है, 10% ज्यादा होने का मतलब 100 प्लस 10% ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, सो ये हो जाएगा 1.1 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर, उसकी डेंसिटी ऑफ वाटर से 1.1 टाइम्स ज्यादा है, 1.1 टाइम्स ज्यादा है। द सिलेंडर रिमेन्स फुली सबमर्ज्ड, व्हाट इज द न्यू रीडिंग ऑन द मीटर, आओ जरा देखते हैं भाई, अल्लाह अकबर, चलो देखते हैं। और न्यू रीडिंग के लिए आपको पहले अपथ्रस्ट देखनी पड़ेगी, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू रो जीवी, अच्छा जी, वॉल्यूम उतना ही है, अच्छा तो डेंसिटी को अब की बार, ये पहले ये था और डेंसिटी को कर दिया अब की बार 1.1 कर दिया, तो बैलेंस करने के लिए अब थ्रस्ट को भी 1.1 हो जाना चाहिए। तो उसने कहा कि उस लिक्विड को रिप्लेस करके नए लिक्विड पे लेकर आए, नए लिक्विड की डेंसिटी 10% ज्यादा थी तो मैंने 100 प्लस 10 कर दिया, 101% परसेंटेज से डिवाइड करो तो 1.1 टाइम्स ज्यादा है वो नया वाला लिक्विड, ठीक है। अब पुराने वाले लिक्विड के लिए, वाटर के लिए ये फॉर्मूला था, ठीक है, वाटर के लिए मैं इस्तेमाल करता तो ऑब्वियसली मैं ये इस्तेमाल करता, वाटर के लिए ये इस्तेमाल करता, ठीक है, वॉल्यूम को तो छोड़ दीजिए ना, ये इस्तेमाल करता, क्लियर। अब जब वाटर को हटा के दूसरा लिक्विड लाया तो जाहिर सी बात है जब उसको वो 1.1 टाइम्स है ना वाटर के लिक्विड का, अब नया लिक्विड आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब जब इधर आइए, पहले वाटर था, वाटर की जगह जब नया लिक्विड आएगा तो यहाँ पर मैं इस W को हटा के यहाँ पे वो L कर दूंगा, ठीक है, नया लिक्विड आ गया, ये ओल्ड है, ओल्ड लिक्विड वाटर है और न्यू लिक्विड वो ये है, ठीक है। सो ओल्ड में ये था, न्यू में यहाँ पे लिक्विड आ गया, जब नया लिक्विड आया तो नए लिक्विड की जगह रो L की जगह 1.1 टाइम्स W था तो मैंने इसकी जगह 1.1 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर कर दिया, ठीक है। अब जरा सुनो, 1.1 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर कर तो दिया, तो सवाल है फर्क किस पे पड़ेगा, जब यहाँ 1.1 टाइम्स डेंसिटी बढ़ाई तो या तो वॉल्यूम चेंज होगा या आप थ्रस्ट चेंज होगी, दोनों में से कोई एक चीज चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप डेंसिटी जब बढ़ाते हो तो वॉल्यूम यानी कि इसको आपने बढ़ाया और अगर आप थ्रस्ट चेंज नहीं की तो वॉल्यूम आपका खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगा। इसकी मिसाल बहरे मुर्दार है, डेड सी है, डेड सी में जब आप पानी पर छलांग मारोगे तो वहां डेंसिटी ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से आपका डिस्प्लेसमेंट जो पानी में वो कम हो जाता है, आप ऊपर ऊपर आ जाते हो, तो जो डिस्प्लेस वॉल्यूम है आपका वो कम हो जाएगा, डेड सी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्यों, क्योंकि वहां पर डेंसिटी बढ़ जाती है वाटर की तो उसको बैलेंस करने के लिए जो डिस्प्लेस वॉल्यूम है पानी के अंदर जो डूब रहा है उस वो वाला वॉल्यूम कम हो जाएगा तब वो पानी से बाहर आ जाता है, अब थ्रस्ट सेम रखने के लिए। यहाँ पे सिचुएशन अलग है, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि वो कह रहा है कि जब डेंसिटी को 1.1 टाइम्स कर दिया, ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है कि द सिलेंडर रिमेन्स फुली सबमर्ज्ड, यानी वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम उतना ही है, ठीक। तो जब ये चेंज नहीं हुआ, डेंसिटी आपने बढ़ाई, ठीक, तो आपको बैलेंस करने के लिए अब थ्रस्ट को भी 1.1 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। अब थ्रस्ट बढ़ गई 1.1 टाइम्स, अब वेट है ना, वेट माइनस टेंशन, क्लियर है, वेट 25 है और टेंशन, हाँ, सो वेट है 25, टेंशन है कितनी 10, तो 25 माइनस 10 तो ये 15 न्यूटन का अब थ्रस्ट था, ये कब था, जब यहाँ पर वाटर था, ठीक है। अब आपने वाटर को रिप्लेस कर दिया लिक्विड से, किसी न्यू लिक्विड से रिप्लेस कर दिया, अब जाहिर है वेट तो उतना ही रहेगा, वेट उतना ही रहेगा, ठीक है, टेंशन भी उतना ही
अब चेंज क्या होगा, अब थ्रस्ट और टेंशन चेंज हो जाएंगे, वेट उतना ही रहेगा। सो अब मैं टी की वैल्यू को एक तरफ कर लेता हूँ, टी की वैल्यू एक तरफ करूंगा तो ये डब्ल्यू माइनस अब थ्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 25 ही है। अब थ्रस्ट कितना है, 1.1 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो मैं 1.1 लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाई ओल्ड अब थ्रस्ट कितना है, 15 आया था, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये अब ये न्यू रीडिंग देगा, तो ये आपकी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे 8.5 न्यूटन। ठीक है, तो ये ए करेक्ट आंसर है। आ रही बात समझ में, कह रहा है ये सॉल्व करने वाला था एमसीक्यू। आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है स्टूडेंट बैलेंस इज अ 30 सेंटीमीटर रूल, 30 सेंटीमीटर रूल है ऑन अ फुलक्रम सेट एट द 15 सेंटीमीटर मार्क। कहाँ है भाई 15 सेंटीमीटर, स्टूडेंट बैलेंस इज अ 30 सेंटीमीटर रूल ऑन अ फुलक्रम सेट एट द 15 सेंटीमीटर मार्क, इधर ही होगा भाई, मुझे तो ये समझ आ रहा है। 10 places a 50 ग्राम मास ऑन द 23 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, यानी कि ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा 23 माइनस 15 करें कितना होता है बच्चों, 8 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि एंड 20 ग्राम मास और 11, तो यहां से लेकर यहां तक जो होगा वो होगा 15 में से 11 गया, ये हो गया 4। ठीक है, which mass should she place on the 7 सेंटीमीटर मार्क टू रिस्टोर द बैलेंस। ठीक है, अच्छा बैलेंस हो सकता है ये डिसबैलेंस हो गया हो सकता है एक तरफ मोमेंट ज्यादा हो गया हो, तो हम अब हमने क्या रिज्यूम करना है यहाँ पर, वो कह रहा है कौन सा मास रखा जाए, यानी कोई अननोन मास रखते हैं भाई, हमें नहीं पता वो मास कितना हो, उस मास को एम कर लें और उसके साथ जी की वैल्यू को आप ऐसे जी कर लें। ठीक है, आ रही बात समझ में, मास कर लें और एम के साथ जी कर लें, तो जी से जी कट जाएगा, अभी मैं काटता हूँ और एम की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। अब इधर देखें ये क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगा, ये दोनों मिलकर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में आपके पास क्या आएगा, एम एम जी एम जी, यानी ये वाला वेट मल्टीप्लाई बाय ये वाला डिस्टेंस 7 पे, और 7 जो है वो 15 से सब्ट्रैक्ट करो तो 8 आता है, तो दिस मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 4, 20 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 20 है ना, और जी भी लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि जी कैंसिल करेंगे हम, 20 जी मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू क्लॉकवाइज में है तो ये आ जाएगा 50 जी मल्टीप्लाई बाय 8। क्लियर है बेटा, सॉल्व करके सबसे पहले तो देखिए ये आपकी इक्वेशन बन गई, जब आपकी इक्वेशन ये बन गई तो इस इक्वेशन में आप देखिए जी कैंसिल हो जाएगा हर जगह से। ठीक है, इसमें से आपका जी कैंसिल हो जाएगा, ये जी ये जी ये जी कैंसिल, उसके बाद क्या बचा 50 इंटू 8 माइनस 20 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 8 है। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब ये आएगा 400, ये आएगा 80, डिवाइड बाई 8 करें तो 320 डिवाइड बाई 8। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है बेटा, सही है, क्लियर है, आ रही बात समझ। जी बच्चों, अब एक और बात है, एक छोटी सी बात, हमने यहाँ पर ये जो जी था ना इसको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सोच के चले, जबकि वो ग्राम्स में लेकर गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे दोनों तरफ से कैंसिलेशन होने के बाद रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, आपने जी की वैल्यू काटी, कोई मसला नहीं, काट दी, मास को आपने ग्राम्स में लिया, जी से जी कैंसिल, आखिर में जो ये रिजल्ट आएगा ये ग्राम्स में ही आएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा आप। ठीक है, a submarine is at a depth of 130 meter below the surface of the sea। ठीक है, a submarine is at a depth of 130 meter below the surface of the sea, the pressure on the submarine due to the sea water is P। okay, ठीक है भाई, the submarine sinks to the depth of 260 meter below the due to sea water is C।
बहुत अच्छा सवाल है। ये यहाँ पर है, पहला जो प्रेशर होगा ना, जो प्रेशर एट सर्टेन डेप्थ होगा यानी 130 पे होगा, वो होगा रो जी एच, इसको वो कह रहा है कि ये पी है, इट्स ओके। अब वो जो आगे क्या कह रहा है, लीनियरली इसलिए है कि क्योंकि उसने बोल दिया डेंसिटी कांस्टेंट है, सही है। अब प्रेशर है 260 मीटर पे, रो जी एच तो है, लेकिन जाहिर सी बात है जब हाइट आपने ट्वाइस कर दी, यहाँ पर हाइट ट्वाइस कर दी, तो ये प्रेशर भी आपका ट्वाइस हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि वो डिफरेंस इन प्रेशर पता करें, सो 2p माइनस पी ये आपका डेल्टा पी हो जाएगा, दैट विल गिव यू पी। सी करेक्ट आंसर होगा, सही है। आ रही बात समझ? गुड। An object is falling in a uniform gravitational field. Which two quantities are sufficient to calculate the change in gravitational potential energy? यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब है जी की वैल्यू कांस्टेंट है, बेटा ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये तो बच्चों वाली चीज है, अगर चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो एम जी और डेल्टा एच करते हैं, तो एम जी वेट होता है मल्टीप्लाई बाय ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, तो इस हिसाब से भाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का चेंज है, देखो ना डेल्टा भी तो है, ठीक है, डेल्टा भी तो है इसमें, ठीक है, तो ये इस हिसाब से डी करेक्ट आंसर। 2 points x and y and z are on a rough horizontal 2 point x y and z are on a rough surface horizontal surface, ठीक है। x y and z the points x y and z are on a rough horizontal surface यानी तीनों horizontal surface में a box p is pushed across the surface from x to y and then from y to z, x से y, y से z, ठीक है। the distance from x to y is 3 meter, the work done against the frictional force moving the box from x to y is 150 जूल। वो x से लेकर बंद कर लो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द पॉइंट x y and z आर ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये टॉप व्यू है, पहले तो आप देख लो भाई ये टॉप व्यू है, नहीं बताया उसने, आप अज्यूम कर लो। अ बॉक्स पी इज पुश ऑन अक्रॉस द सरफेस x to y, x से लेकर y तक पुश किया गया, फिर y से z तक। The distance from x to y is 3 meter. The work done against the frictional force moving the box from x to y is 150 जूल। यहाँ जो वर्क डन किया गया वो किया 150 जूल। तो सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लो। तो खैर अब यहाँ से सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो निकाल लो, तो F की वैल्यू W अपॉन टी, ठीक है, ये है 150 जूल डिवाइड बाई 3, तो ये आपका आएगा इतनी 50 न्यूटन की फोर्स है, जो कि इसने कहा है कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है y से z तक की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 50 न्यूटन की होगी, और x से z भी कुछ आ रहा है तो उसकी भी 50 न्यूटन की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। क्लियर? अब सुनो, अब a box is pushed, ये तो हमने यहां तक कर लिया। The work is done against the frictional force moving the box from y to z is 200, तो यहां से लेकर यहां तक जो वर्क डन होगा वो 200 जूल का होगा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस भी निकाल लो, कैसे निकालोगे, y से z तक का जो डिस्टेंस है वो तुम कैसे निकालोगे, वो डिस्टेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन फोर्स फ्रिक्शनल, तो वर्क डन 200 अपॉन 50 इज इक्वल टू 40 न्यूटन, सॉरी इज इक्वल टू 4 मीटर। तो बाबा ये हो गया 4.0 मीटर। तो भाई ये ट्राइंगल आपको याद ही होना चाहिए, 3 है ये 4 है तो ये 5 होगा, इसी के पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट करिए तो वो 5 आता है, तो इसका मतलब है तीसरा वाला जो डिस्टेंस है ना ये आपका 5 मीटर होगा। अब सुनिए, आइडेंटिकल बॉक्स क्यू इज पुश इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम x to z, x से लेकर z तक, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बॉक्सेस एंड द सरफेस इज कांस्टेंट, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स इन मूविंग p देन q। वो कह रहा है कि यहां से लेकर यहां तक एक सिमिलर ऑब्जेक्ट को पुश किया गया, उसका भी कोई वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है, और एक बॉक्स को ऐसे लेकर आए उसका भी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है। तो बताओ इन दोनों रास्तों में से एक रास्ते के कंपैरिजन में, यानी इस रास्ते के कंपैरिजन में दूसरे वाले रास्ते ने, या इसके कंपैरिजन में इस वाले रास्ते ने कितना ज्यादा वर्क डन किया, ये सवाल कर रहा है। तो मैंने भाई देखा कि इधर से यहाँ तक वर्क डन 150, यहाँ से लेकर यहाँ तक 200, जो टोटल वर्क डन है, ठीक है, फ्रॉम x टू y टू z वो था 350 जूल। क्लियर? अब जरा x से लेकर z तक का वर्क डन निकालते हैं, ठीक है, x से लेकर z तक का डायरेक्ट,
सो ये F इंटू डी, तो ये 50 इंटू 5 इज इक्वल टू 250 जूल हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस ले लें, 350 माइनस 250 इज इक्वल टू 100 जूल। ये करेक्ट आंसर है। समझ आ रही है बात? आगे वो कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ अ कार मास इंक्रीजेस फ्रॉम P1 टू P2, व्हाट इज द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है P स्क्वायर अपॉन 2m। क्लियर? अब वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। अब आप सोचेंगे ये कैसे आ गया P स्क्वायर अपॉन 2m? तो भाई उसके लिए आप थोड़ा सा दिमाग शरीफ इस्तेमाल करें। हाफ mv स्क्वायर 1/2, मास अपनी जगह, तो मास को स्क्वायर कर दें और नीचे भी एक मास लिख दें, ठीक है, बराबर में ये v स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये हाफ अपनी जगह, तो ये देखिए ऊपर आपका mv है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, नीचे m कर दीजिए, तो ये mv जो है वो p स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2m हो जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है, याद रखिएगा ये P स्क्वायर अपॉन 2m मोमेंटम के फॉर्म में। अब ये डेल्टा के ई, क्लियर? सर आपने एक स्टेप रॉन्ग किया, बट आप डायरेक्टली पी स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि होल एम वी स्क्वायर करोगे तो एक एम 2m मिल जाएगा। कौन सा वन स्टेप हाफ, गलत है भाई, बताइए। ये मिडिल वाला स्टेप, वन हाफ होल एम वी स्क्वायर नहीं ले सकते। एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डायरेक्टली पी स्क्वायर हो सकता है। आप ये बनाओगे होल स्क्वायर तो आप रुइन कर लोगे, क्योंकि 2m वी बन जाएगा फिर एक साइड पे आपकी बात हो गई, आपकी बात जी, हुई। जी। अब आप मुझे इस बात का जवाब दें, ये एम स्क्वायर है, ये वी स्क्वायर है, इसमें मल्टीप्लाई का साइन है। आप सिंपल अलजबरा की बात कर रहे हैं, सिंपल अलजबरा की बात कर रहे हैं। एक्सपेंशन, सिंपल एक्सपेंशन जी। ये होल स्क्वायर करोगे तो एम वी आप भी कह रहे हैं कि मैं ये एम वी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? वेट, ओह ये एन इनटू वी है, सॉरी मेरा मेरा दिमाग का थोड़ा इशू है, सॉरी ये तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं, तुम पढ़ रहे हो ना, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। बाकी सारे सो रहे हैं, कम से कम गलत या सही कुछ भी एटलीस्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, ओके। बाकी बच्चों जरा जागते रहो भाई। अब ये पी स्क्वायर अपॉन 2 में, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, चेंज इन काइनेटिक का नहीं है। अब सुनो, अगर मैं डेल्टा इधर और इधर लगाता हूं तो दोनों तरफ डेल्टा लगाना पड़ेगा, और डेल्टा पी स्क्वायर का मतलब ये है भाई, सुनिए, ठीक है, ये पी स्क्वायर है उसके बाद डेल्टा है। गौर से देखिए, ये मोमेंटम पे स्क्वायर है फिर उसका डेल्टा है। इसका मतलब, अब यानी इसका मतलब क्या है, इसके खोलेंगे कैसे, इसे ऐसे खोलेंगे कि देखिए पी स्क्वायर, यानी पहले लिखेंगे आप फाइनल का स्क्वायर, फिर लिखेंगे आप इनिशियल का स्क्वायर। अच्छा, फाइनल को मैं P2 कर देता हूं, पहले लिखेंगे फाइनल का स्क्वायर, फिर लिखेंगे इनिशियल का स्क्वायर, यानी पहले पी स्क्वायर को आप स्क्वायर लेंगे, फिर आखिर में लेंगे उनका डिफरेंस। आ रही बात समझ में? अगर ये ऐसा होता, डेल्टा पी का होल स्क्वायर होता, फिर आप पता है क्या लिखते, फिर आप लिखते P2 माइनस P1 का होल स्क्वायर, फिर आप ये लिखते हैं। लेकिन ये डेल्टा इधर लगाया है और पी स्क्वायर के बराबर में डेल्टा है, यानी डेल्टा पे स्क्वायर नहीं है। सो आप पहले P2 स्क्वायर लिखेंगे, फिर P1 स्क्वायर लेंगे, दोनों का फिर डिफरेंस लेंगे, ठीक है, और डिवाइड बाई आप करेंगे इसको 2m से, ठीक है। तो इस हिसाब से भाई आपका ए करेक्ट आंसर बनता है। इज दैट क्लियर? समझ आ रही है? और अगर किसी को इसमें मसला है भाई, वो एक काम करे, वो एक काम करे, वो इस मेथड से ना करे, वो एक काम और करे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है पी स्क्वायर अपॉन 2m, यही है, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ 2 लिख दे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए यहाँ 1 लिख दे। आ रही बस भाई, इन दोनों का डिफरेंस ले ले, ठीक है। सो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो अब कर लो भाई, खत्म, फिर भी ये बन रहा है, क्लियर है? आ जाओ आगे। पैराशूट इज फॉलिंग एट अ कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट को मैं फिर कहता हूं, अपने समझने के लिए इसको इनकरेक्ट कर लीजिए, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। आ रही बात समझ में? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर। एयर की क्यों होगी भाई, ऑब्जेक्ट की होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पैराशूटिस्ट, बिल्कुल ठीक है, 20 का आंसर है। आ रही बात समझ?
थर्मल एनर्जी सिर्फ थर्मल में कन्वर्ट नहीं होगी, उसमें भी कन्वर्ट होगी काइनेटिक में, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अहम बात, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पैराशूटिस्ट होगी, ठीक है। पैराशूटिस्ट की थर्मल एनर्जी क्यों होगी, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रही बात, ठीक है। सो डी इज इनकरेक्ट, बी ठीक है। बी को समझिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पैराशूटिस्ट। The student investigate the spring, the variation of the length of the spring with the force applied to the spring is shown. Width of the spring, what is the spring constant of the spring? भाई spring constant निकालना है तो इसका gradient जो है उसका वो ग्रेडियंट जो देगा वो 1/k की वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि फोर्स इधर है, लेंथ उधर है। आ रही बात समझ में? क्लियर? इस तरह से कर लें आप। अब कैसे करेंगे भाई? तो इसका देखिए ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, ये 1/k की वैल्यू होगी। सो ये राइज है 0.6 माइनस डिवाइड बाई 2.4 माइनस 0, सो k की वैल्यू 2.4 डिवाइड बाई 0.4, तो ये हो जाएगा 6.0 न्यूटन पर मीटर। डी करेक्ट आंसर है भैया। क्लियर है बच्चों? द ग्राफ शोज द वेरिएशन विद फोर्स ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ अ वायर। ठीक है, आओ जरा देखते हैं। द फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम टू अ मैक्सिमम एट क्यू, देन ग्रेजुअली डिक्रीजेस टू 0। यानी ये लोडिंग का ग्राफ है, स्ट्रेचिंग का है, ठीक है, और ये अनलोडिंग का ग्राफ है, यानी रिलीजिंग का, रिलैक्स करते हैं जब रबर बैंड को। Which statement is correct? ठीक है, along the line PQ the wires obey Hooke's law। नहीं, Hooke's law के लिए linearity होना जरूरी है, पहला ही गलत। along the line RP the spring constant is equal to extension upon force। नहीं भाई, इसमें आपका टेंजेंट ड्रॉ होगा किसी एक पॉइंट की अगर बात करेंगे, और वो भी गलत दे रहा है। एक्सटेंशन अपॉन फोर्स अपॉन एक्सटेंशन बोलता तो शायद बंदा सोचता। द वायर हैज इलास्टिक डिफॉर्मेशन एट पॉइंट क्यू, बिल्कुल ठीक है। प्लास्टिक होती तो ये कभी भी इधर वापस नहीं आता, ये इधर आता, परमानेंट डिफॉर्मेशन छोड़ता। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म मेटल वायर ऑफ द लेंथ L, डायमीटर D, स्प्रिंग कांस्टेंट K, व्हाट इज द यंग मॉडुलस? यंग मॉडुलस जो है, मैं Y से लिख रहा हूं, आप E से लिख लें, कैपिटल E से मसला नहीं है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन, अच्छा चलो स्प्रिंग कांस्टेंट भी है, ठीक है, तो ये X अपॉन L कर देते हैं, ठीक है। तो F इंटू L अपॉन, ठीक है, और X इंटू F इंटू L अपॉन X इंटू एरिया। तो F इन, ये जो हुआ ना F अपॉन X, ये आपका हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये हो गया L अपॉन एरिया। अब एरिया की जगह वही पाई d स्क्वायर अपॉन 4 कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं इसको डिवाइड बाई कर लेता हूँ एरिया। सो ये के एल मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन, एरिया की जगह लिखते हैं पूरी वैल्यू, एरिया की वैल्यू हो जाएगी पाई टी स्क्वायर अपॉन 4। सो ये कुछ हो जाएगा, अब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा एरिया की वैल्यू। सो डिवाइड में एरिया पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 है, तो 4 अपॉन पाई डी स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट विल बिकम 4 के एल डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर, 4 के एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। डी करेक्ट आंसर है, सही है भाई। An spacecraft, an aircraft produces a sound at a frequency of 30 hertz. ये इसकी actual frequency. The speed of the sound is v. The aircraft is directly in front of the stationary observer and travel in a straight line towards or away from the observer. No idea. The observer hears the sound of the aircraft at a frequency of 20 hertz. वो कम सुन रहा है, उसकी जो apparent frequency है, observed frequency। तो अब देखिए होता क्या है, चूंकि एफ नॉट की जो यानी है ये जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो एफ से क्या है, वो उससे कम है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम यू। तो अवे के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? देखिए फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू वी अपॉन वी प्लस वी एस होल मल्टीप्लाई बाय एफ, ठीक है। यहाँ पर आपका ये एफ नॉट होगा नहीं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी। अब देखें कैलकुलेटर में डायरेक्ट डाल के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करें, ठीक है, या जिन्हें इस्तेमाल करना नहीं आता वो क्या करें। सो उनके लिए कि मैं इसको जरा रीअरेंज कर देता हूँ, v अपॉन वी प्लस वी एस, ये f अपॉन एफ नॉट हो जाएगा, v प्लस वी एस अपॉन वी हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद क्या करेंगे, वी एस को एक तरफ करना है, ये कर देते हैं,
एफ अपॉन एफ नॉट, ये वी उधर चला जाएगा, माइनस वी हो जाएगा, तो ये वी एस की वैल्यू। सो वी एस की वैल्यू में आप रखेंगे 330 मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 30 डिवाइडेड बाई apparent frequency which is 20 माइनस का Vs, ओहो Vs को एक तरफ करना है, V की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 330। ठीक है भाई, चलिए सॉल्व करिए। 330 माइन इंटू 30 अपॉन 20 जी 165. 165। तो इन दोनों में से एक आंसर है। दूसरा ये कि ऑब्जर्वर अवे जा रहा है, मैंने यहाँ टुवर्ड्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप ठीक कर लिए, दिस इज ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये अवे जा रहा है, क्लियर है, मूविंग अवे, सी करेक्ट आंसर है 24 का सी। ठीक है, दिस स्टेटमेंट अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव मोशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव इज करेक्ट। आओ जरा देखते हैं। ऑल द ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, गलत। All transverse wave travel at the same speed, but longitudinal wave can travel at a different speed, गलत, incorrect। ठीक है, वाटर वेव भी तो ट्रांसफर्स है, लाइट भी ट्रांसफर्स है, दोनों सेम स्पीड से तो नहीं चलती। इन बोथ, समझ आ गई बात, इन बोथ ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव अ पार्टिकल विद जीरो डिस्प्लेसमेंट हैज अ मैक्सिमम स्पीड, बिल्कुल ठीक है, जिसका जीरो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है इस पोजीशन के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट जीरो मैक्सिमम स्पीड, क्योंकि वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो बनाते हैं ना हम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो यहाँ पे ग्रेडियंट मैक्सिमम आता है, यहाँ ग्रेडियंट जीरो आता है, तो यहाँ वेलोसिटी जीरो है, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होती है इस जगह पे या इस जगह पे, ध्यान दीजिएगा, बट डायरेक्शंस अपोजिट होती है, बाकी सब सेट है, तो इस हिसाब से सी करेक्ट है। द डायग्राम शोज द प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। The diagram shows the progressive transverse wave on a stretched string at one instant of the time. One point on the string is labeled. ठीक है, कहाँ है, किसको लेबल किया है, x. Which point on the string is 270 degree out of the phase with x? भाई यहाँ से 90 है, यहाँ से 180 है, यहाँ से 270 है, और यहाँ से 360 या दोबारा इन फेज है। ये a होगा, पीछे जाओ 90, फिर जाओ 180, फिर जाओ 270, a करेक्ट आंसर होगा इसका। आ रही बात समझ में, आगे चलो। Which wavelength of electromagnetic radiation is in free space could be green light? अब यार ये आपको जहन में रखना पड़ेगा ग्रीन लाइट क्या हो सकती है, लेकिन विजिबल रेंज में ही होगी ऑब्वियसली। विजिबल रेंज है 4 into 10⁻⁻7 से 7 into 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है, ये विजिबल रेंज है। इससे कम अल्ट्रावायलेट, इससे ज्यादा इंफ्रारेड, ठीक है, तो 4 के बिल्कुल करीब करीब 4.9 है, इसका मतलब ये ब्लू होगा या अल्ट्रावायलेट या वायलेट कलर होगा, ये नहीं हो सकता। ग्रीन लाइट पूछ रहा है। 8.6 तो 7 से बड़ा है, ये तो इंफ्रारेड या माइक्रो में जाने वाली कहानी लग रही है, डी भी नहीं हो सकता। अब भाई सारा नजर आएगा 5.5 और 6.6 पे। 5.5 इसलिए पॉसिबल है कि इसकी पावर -7 है, 6.6 इसलिए पॉसिबल नहीं, इसकी पावर -9 है, समझ आई, तो इसलिए इस हिसाब से इसका आंसर सी बनेगा, सी पॉसिबल है, ऐसे चलना है आपने। विच ग्रुप कंटेन ओनली वेव दैट कैन बी पोलराइज, तो साउंड तो नहीं हो सकती, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ए भी नहीं होगा, बी होगा, सारी ट्रांसफर्स वेव है, ट्रांसफर्स वेव ही पोलराइज हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं। वन वेव हैज एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2a, a second wave has an amplitude of a/2. The waves are otherwise identical. The two waves travel in opposite direction overlap. What is the ratio of maximum amplitude of combined wavelength to the maximum amplitude of the minimum amplitude of the combined wavelength? चलो पहले इनको, अच्छा तो या तो कंस्ट्रक्टिव या तो दोनों की सुपरपोजिशन जो है वो सेम फेज में हो सकती है, अपोजिट फेज में, या तो ये दोनों एम्पलीट्यूड ऐड हो सकते हैं या सबट्रैक्ट। आओ ऐड होंगे तो ठीक है, मैं यहाँ पे a लिख के मैक्सिमम लिख देता हूँ, ठीक है, सो 2a + a/2 कितना होगा, ये होगा 5a/2। क्लियर है बच्चों, आ रही बात समझ।
5a/2 मिनिमम में क्या होगा, मिनिमम में होगा 2a माइनस a/2 3a/2। क्लियर है? अब दोनों का रेशियो निकालना है तो 5a/2 डिवाइड बाई 3a/2 a/2 से a/2 5/3 बी आंसर है भाई। दो वेव्स है ना, सुपरपोज होनी, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब आएगा, सेम फेज होगा, वरना अपोजिट फेज में होगा। ठीक है, तो वो सब्ट्रैक्ट होते चली जाएंगी। क्लियर है? The light of the wavelength 680 nanometer is incident normally on a diffraction grating of 450 lines per millimeter. ये 1/d की वैल्यू है। What is the angle of a diffraction of the second order maximum in diffraction pattern that is produced? Second order का एंगल पूछ रहा है। ओके, निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि 1/d की वैल्यू, अब देखो फॉर्मूला क्या है, d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो आपने क्या निकालना है, साइन ऑफ थीटा निकालना है, जो कि n लैम्डा अपॉन d है। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, n की जगह लिख रहा हूँ 2, ठीक है, लैम्डा की जगह क्या लिख रहा हूँ 680 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 1/d। 1/d की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, पकड़ ये मिलीमीटर में, तो इसको मीटर में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 450 डिवाइड बाई पर मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 1 मिलीमीटर होता है 10 की पावर -3 मीटर। तो ये 450 इंटू 10 की पावर +3 हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसे मैं कर लेता हूँ 2 इंटू 680 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 1/d की वैल्यू लिखूंगा 450 इंटू 10 की पावर +3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, जो आंसर है उसका साइन इनवर्स निकाल लो। आओ, तो आंसर आ रहा है सॉल्व करने पर थीटा की वैल्यू आ रही है 37.73 डिग्री, यानी 38 डिग्री आ रहा है। A hollow tube is closed at one end and open at the other. A stationary sound wave of the lowest possible frequency, yani fundamental frequency, is 820 f1 is produced in the tube. The speed of the sound is this. ठीक है, what is the wavelength? What is the length of the tube? A hollow tube is closed at one end and open at the other. इसका मतलब यह है कि भाई ये एक hollow tube, क्योंकि फंडामेंटल वेवलेंथ की बात की है उसने, सॉरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात की है। इस तरह की कहानी है, ये फंडामेंटल नहीं बोला, लोएस्ट पॉसिबल बोल दिया उसने। तो लोएस्ट पॉसिबल का मतलब है कि भाई अगर मैं इसकी लेंथ L लेता हूं तो ये नोड बनेगा, यहाँ पे एंटी नोड बनेगा। सो L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, ये है। ठीक है, तो याद रखना लैम्डा इज इक्वल टू 4L आएगा। तो लैम्डा निकालो पहले, F फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V अपॉन वेवलेंथ। सो लैम्डा की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, ठीक है, सो लैम्डा इज इक्वल टू V अपॉन फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा की जगह मैं लिख रहा हूँ 4L इज इक्वल टू V अपॉन फ्रीक्वेंसी, और L की वैल्यू V अपॉन 4F। सो V कितना है 330 डिवाइड बाई 4 इंटू 820, कितना होगा बेटा 330 डिवाइड बाई 4 इंटू 820, 0.1 मीटर, 100 सेंटीमीटर का पाइप है, सॉरी 10 सेंटीमीटर का, 0.1 मीटर है ना, सो 0.1 इंटू 10 सेंटीमीटर का पाइप है। क्लियर है? Which expression give the definition of the resistance? Current divided by potential difference. R की वैल्यू होती है V अपॉन I। करंट, ठीक है, करंट डिवाइड बाय पोटेंशियल, करंट मल्टीप्लाई द पोटेंशियल, ये हो सकता है, बी पॉसिबल है, अंडरस्टूड है। करंट मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस, वी आई नहीं, वो तो पावर होती है, सॉरी ये भी गलत है। ठीक है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट, सी सही है। ठीक है, वी अपॉन आई। द ग्राफ शोस आई वी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, डायोड है यार, देखने से पता चल रहा है क्रिटिकल वोल्टेज है इसका। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर डायोड ही होगा। A diagram shows the 6 identical resistors, oh, in which branch of the circuit is the most power dissipated. ठीक है, अच्छा, सीरीज में सबके पास करंट सेम है, हम अज्यूम यही कर रहे हैं, लेकिन नहीं, भी देखते हैं, करके देखते हैं क्या है। अच्छा जी,
चलिए देखते हैं किस मोस्ट पावर डिसिपेटेड कहां पर है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। तो देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होगा। अब करंट यहाँ जाएगा तो कुछ करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ से यहाँ जाएगा। अब सुनिए, जो करंट यहाँ से निकल के यहाँ से आके सारे आइडेंटिकल रेजिस्टर हैं, जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ से जब वो यहाँ चलेगा तो यहाँ पे 3 रेजिस्टर हैं, सबकी रेजिस्टेंस को आर आर बल्कि आर आर नहीं करता, सबकी रेजिस्टेंस को 2R 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 कर देता हूँ। आप बोलेंगे सर 2R क्यों, चले आप आर कर लें। मैंने क्या सोच के किया वो मैं आगे बता सकता हूँ आपको, मैंने क्यों सोच के 2R किया, ताकि डेसिमल में वैल्यू ना आए। ठीक है, आप आर सोच के कर लें, इट्स ओके। सबका नाम एक ही जैसा रखना है ना, कुछ भी रख दें यार, सबको माइकल कह दें, सबको जॉन कह दें, सबको जो है वो कुछ भी नाम दे दें, इट्स ओके। अब ये भी आर है, ये 2R है, सॉरी ये भी 2R है, ये भी 2R है। सुनिएगा, जब यहां से लेकर यहां करंट यूं चल के ऐसे जाएगा तो कितना रेजिस्टेंस फील करेगा, 2 + 2 4 + 2 6। सो यहां से लेकर यहां तक उसको 6 ओम की रेजिस्टेंस फील करनी पड़ेगी। ठीक है, कहां से लेकर क्या तक, P2Q2R। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। वोल्टेज दोनों तरफ सेम है, ध्यान से, इन दोनों किनारों पे वोल्टेज सेम है, जो इधर होगा वो इधर होगा। ठीक है, V इज सेम। अब आइए नीचे, अब दूसरे वाली पट्टी से इधर से चलिए ब्रांच से, सो P से S 2R है। जब आप यहां से यहां जाएंगे तो ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं। अगर मैं इन 2 रजिस्टर को हटा के एक रजिस्टर लगा दूं तो ये भी गया, तो इसकी वैल्यू सिंपल R हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 2 रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनको रिमूव करके एक रजिस्टर लगाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस आधी हो जाएगी, 2R/2 R हो जाएगी। सो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक 2R, यहां से लेकर यहां तक R, टोटल 3R की रेजिस्टेंस है। सो अगर आप P से S, S से R जाते हैं तो 3R की रेजिस्टेंस है और वोल्टेज वही सेम है। आ रही बात समझ। अब आप इधर देखिए, पहले ऊपर वाले को देखते हैं। ऊपर वाले में फॉर्मूला है आपके पास, पावर इज इक्वल टू V²/R। इधर भी ये पावर इज इक्वल टू V²/R। ऊपर वाले की रेजिस्टेंस ज्यादा है जिसकी वजह से पावर डेसिपेशन कम होगी, नीचे वाले की रेजिस्टेंस जो है वो कम है जिससे पावर डेसिपेशन ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है जाना आपने नीचे से ही है। एक बात, पहली बात मैंने एक चीज तो रिकॉग्नाइज कर ली कि इस वाले रास्ते पर पावर डेसिपेशन कम होगी। ठीक है, सो P और Q और R दोनों गलत है, P Q और Q और R दोनों गलत है। आंसर ठीक है, तो ये वाला यहीं से गुजरेंगे तो पावर डेसिपेशन सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, अब तुम्हें पता है पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू, अब सिर्फ ये रास्ते पे ही हमने वो करना है, तो मैं करंट से चलूंगा, मैं वोल्टेज से नहीं चलूंगा। वोल्टेज से तब चलता कि जब मेरे पास ये रास्ता भी था, ये रास्ता भी था। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और उनमें 2 अलग अलग रजिस्टर लगे हुए, तो मैं करंट से चलूंगा क्योंकि करंट सेम है दोनों जगह पे। सही है, अब मैं ये रूल अप्लाई नहीं करूंगा। तो अब मुझे कहां से कहां जाना है, मुझे जाना है मुझे जाना है P से S तक, और दूसरी जगह मुझे पावर मुझे निकालनी है कहां, S से लेकर R तक। करंट सेम है दोनों तरफ। सही है, तो दोनों तरफ I², दोनों तरफ I²। अब रेजिस्टेंस चेक करो भाई, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2R। ठीक है, और यहाँ रेजिस्टेंस कितनी है बेटा, R। खुद बताओ ज्यादा डेसिपेशन कहाँ होगी, पावर इसके ऊपर होगी। क्यों, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है, करंट दोनों में सेम है, तो इसके पावर डेसिपेशन भी ज्यादा होगी। इस हिसाब से जो है भाई डी आंसर है। इसके लिए मुझे किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन सही आना चाहिए। आ रही बात। क्वेश्चन नंबर 35, द डायग्राम शोज अ सर्किट कंटेनिंग अ थर्मिस्टर, अ फिक्स्ड रेजिस्टर एंड अ बैटरी। द ग्राफ शोज IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, एक फिक्स्ड रेजिस्टर लगा हुआ है और एक थर्मिस्टर लगा हुआ है, और ये ग्राफ जो है IV ग्राफ दोनों के ग्राफ को शो कर रहा है दोनों। ठीक है, अब ये क्या, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो ऑब्वियसली ये रेजिस्टर का हो जाएगा, और ये जो कर्व है ये फॉर जो है वो थर्मिस्टर हो जाएगा। The battery has an EMF of 12 volt and negligible internal resistance. What is the current in fixed ohm resistor? यानी जो फिक्स रेजिस्टर है इसमें कितना मिली एम्पियर का करंट होगा, आओ जरा देखते हैं।
भाई ये जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस को बारी बारी पिक करते हैं। तो पहले आखिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद 0.8 मिली एम्पियर का करंट। अब 0.8 मिली एम्पियर के करंट को ऑफ करने से पहले एक बात याद रखिएगा, जो बैटरी है, बैटरी का जो 12 वोल्ट है, ये डिवाइड हो रहा है दोनों में, यानी वोल्टेज अक्रॉस फिक्स रेजिस्टर, इसको फिक्स रेजिस्टर को शॉर्ट में एफ लिख दीजिए और इसको थर्मिस्टर को शॉर्ट में टीएच लिख दीजिए। तो वोल्टेज अक्रॉस फिक्स ओम रेजिस्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस थर्मिस्टर इज इक्वल टू 12 वोल्ट। ये बात याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब सबसे पहले हमने 0.8 मिली एम्पियर जो है इसको उठाना है। अब 0.8 मिली एम्पियर के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 0.8 मिली एम्पियर इस जगह पर है, समझिएगा। अगर मैं 0.8 मिली एम्पियर की लाइन ले लूं, ये करंट ले लूं, ठीक है, तो इस करंट में थर्मिस्टर पे जो बढ़ने वाला वोल्टेज है, ये 8 है, ये 8.4 है, 8.8 है, ये 9.2 है, ये 9.6 है और ये 10.0। सो ये बन रहा है 8.4 का वोल्ट, ठीक है, 8.4 वोल्ट ठीक है थर्मिस्टर पे। इसमें बन रहा है 12 वोल्ट। तो अगर मैं 12 वोल्ट प्लस 8.4 दोनों को ऐड करूं तो ये तकरीबन 20.4 वोल्ट बनता है, तो जो कि ज्यादा है कि बैटरी की ईएमएफ से ज्यादा है, ठीक है। तो इन दोनों का सम जो कि बैटरी की ईएमएफ से ज्यादा है, तो भाई यानी कि जो बैटरी है 12 वोल्ट की उससे भी ज्यादा है, तो ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आप 0.48 पे, 0.48 भी टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देख लीजिए, ये 0.44 है, 0.48 है, 0.48 पे ये दोनों का वोल्टेज आपको पड़ेगा, ये 6.4, 6.8 और ये 7.2। तो 7.2 को आप दो बार ऐड कर दीजिए, देखिए जब दो बार ऐड करेंगे तो ये आपका 14.4 बनेगा, जो ऑब्वियसली 12 वोल्ट से ज्यादा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा देखिए 0.4, 0.4 पर आइए, तो 0.4 पे जब आते हैं तो 0.4 पे एक पे 6 वोल्ट पड़ रहा है और एक जो है वो 6.8 पड़ रहा है, तो दोनों को ऐड कीजिए 6.8, ठीक है। तो ये आपका 12 पॉइंट बल्कि नहीं, ये बन रहा है 13.6 बन रहा है, जो कि ज्यादा है ऑब्वियसली। सबसे लास्ट में 0.36 पे आइए, ठीक है। ये पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, देखिए यहाँ पर ये 4.8 पड़ रहा है और अगर यहाँ पर आए, यहाँ पर कहीं, ठीक है, इस जगह पर, तो ये 6.4 पड़ रहा है, बल्कि नहीं रुक जाइए, कितना था, 0.36 था ना, ओके। तो 0.36 इधर कहीं होगा, ठीक है, इसको देखते हैं। तो 0.36, तो यहाँ से इधर आइए, जब आप यहाँ से इधर आएंगे और एक पॉइंट है यहाँ से इधर ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.4, 4.8, 5.2 एंड देन 5.4, 5.4 और इधर ये 6.4 और यहाँ पर है ये 6.6। अभी 6.6 है, कैसे, ये 6.4, ये 6.8 बीच में 6.6 और ये 5.2, 5.6 बीच में 5.4। अब आप दोनों को ऐड करिए, 5.4 प्लस 6.6 इज इक्वल टू 12.0 वोल्ट। इस हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। सो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? Two resistors of resistors R1 and R2 connected in parallel. What is the combination of the resistance between X and Y? R1 R2 upon R1 plus R2. बच्चों वाला है 37, ठीक है। A cell is connected in a series with an ammeter, ठीक है, and variable resistor. Voltmeter is used to measure the potential difference across the variable resistor. The resistance of the variable resistor is vary the potential difference. जी बेटा, जिन जिन की क्लास है वो चले जाएं। The resistance of the variable resistor is varied and the potential difference, ठीक है, potential difference and the current are recorded. अच्छा जी, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस? भाई इंटरनल रेजिस्टेंस तो इसका ग्रेडियंट आएगा, इसका ग्रेडियंट आर की वैल्यू देगा। फॉर्मूला है ईएमएफ माइनस लॉस वोल्ट इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल, सही है। सो माइनस का आई आर इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस का आर आई प्लस का ईएमएफ। तो ये वाई एक्सिस पर है, ये एम है, ये एक्स है प्लस सी है। तो ग्रेडियंट आपको आर की वैल्यू देगा, निकाल लीजिए। 1.6 है और ये ले लीजिए 0.4। सो 1.6 माइनस 0.4 और यहाँ से 60, 60
इंटू 10 की पावर -3 माइनस 0। सो कर लीजिए इसको, राइज अपॉन रन। तो ये हो जाएगा 1.6 है ना, तो ये 1.2 डिवाइड बाई दिस वैल्यू 1.2 डिवाइडेड बाई 60 एक्सपोनेंट -3 20 आ रहा है। ठीक है, राइज अपॉन रन करिए। ठीक है, और ग्रेडियंट निकालिए 1.6 माइनस 0.4 डिवाइड बाई 60, क्योंकि ये मिली में था इसलिए सॉल्व करें तो 20 ओम्स आता है। ठीक, करेक्ट आंसर। Which list contains only fundamental particles? बैरियॉन्स तो नहीं हो सकते, प्रोटॉन्स भी नहीं हो सकते, प्रोटॉन्स नहीं हो सकते। टी करेक्ट आंसर हो सकता है। Which statement explain why alpha particles have discrete energy but beta particles have continuous range of energy? ठीक है, beta particles have much smaller mass than alpha particles, which means beta particle can be emitted with a large range of velocity. नहीं, only alpha particles experience repulsion from the nucleus, which is dependent on the number of protons and nucleon. जरूरी नहीं है, बीटा पॉजिटिव भी तो होता है। Only beta particles are emitted with another lepton and some energy is transferred to the another lepton, जो कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो या इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो की तरफ होता है। सो ये आंसर जो है वो ऑप्शन सही है। A hadron consists of antiquarks that are all identical। ठीक है, सारे के सारे आइडेंटिकल है। ठीक है भाई, देखते हैं what is the possible value in terms of elementary charge for the charge on the hadron? A hadron consists of antiquarks that are all identical। ठीक है, टॉप है आपके पास, अप है आपके पास, चार्म है आपके पास, टॉप है। इन सब की जो चार्ज है प्लस का 2/3 है। अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2e देगा, लेकिन ये सारे के सारे एंटी नहीं है, कॉग्स है, तो ये नहीं हो सकते। इन सब की अगर मैं एंटी करूं तो ये माइनस का 2/3 देगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो माइनस का 2 ही आएगा, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये नहीं हो सकते। अब आए इन सब के दूसरे वाले, यानी अप का डाउन वाला, चार्म का स्ट्रेंज वाला, टॉप का बॉटम वाला। इन सबको अगर मैं लूंगा तो इन सब की वैल्यू माइनस का 1/3 होती है, मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा माइनस का 1 देगा, जो ऑप्शन में नहीं है। इन सब की अगर मैं एंटी उठाऊं तो वो आएगा प्लस का 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो वो प्लस का 1 देगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है, ये पॉसिबल है। आ रही बात समझ में?